बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान में, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी और अहम खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है कि आज मिलिट्री कोर्ट्स को अलाउ किया गया है कि वो सानिया 9 मई के जो मुकदमात थे उनका ट्रायल कर सकें। जो मुलजमान जिनका केस मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल किया गया था उनका ट्रायल की परमिशन जो है वो दे दी गई है। गो के ये मशरूत इजाज़त है, लेकिन ये है कि ये ट्रायल शुरू हो पाएंगे। इसके साथ साथ आज नवाज शरीफ साहब ने फिर एहतसाब की बात की है। उनका कहना है कि वो इंतकाम तो नहीं लेना चाहते, इंतकाम की बात तो नहीं करते, लेकिन हिसाब किताब जो है वो होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब मुल्क की मैशत ठीक करने के लिए आए थे और उनकी पहली स्पीच देखें तो उनका ये कहना था कि वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे और ना ही कोई हिसाब किताब की बात करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरफ बढ़ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और फिर अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। गुज़श्ता रोज़ डेरा इस्माइल ख़ान में हमारे 25 जवान जो है वो शहीद हुए। सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया गया, खुदकश हमला था जिसमें जो है एक बिल्डिंग क्लैप्स हुई और हमारे 23 जवान वहाँ पर शहीद हुए। इसके साथ साथ आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान अमरीकी असला जो है वो मुंतकिल करते हुए एक ड्राइवर पकड़ा गया है। ये असला अमरीकी असला जो है पाकिस्तान मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन इसे बॉर्डर पर ही पकड़ लिया गया है। बड़े अहम इंकशाफात हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगी शला रज़ा साहबा, पाकिस्तान पीपल पार्टी से हैं। उनसे बात करेंगे कि पीपल पार्टी की पॉलिटिक्स जो है वो किस तरफ जा रही है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो बयानिया है वो कितना कामयाब जा रहा है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। फिर हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से परवेज़ संदेला साहब होंगे, उन्होंने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है। उनसे बात करेंगे कि आखिर ये एहतसाब और हिसाब किताब का नारा जो है वो पाकिस्तानी सियासत को किस तरफ लेके जा रहा है। फिर आज साइफर साजिश केस में साबिक वज़ीर आज़म पर फर्द जुर्म भी आयद हुई है, इस पर भी बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे अदर सदीक साहब, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं माशाल्लाह रज़ा मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक तो ये फरमा दें कि आज पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी जो है वो हुआ है आपका, और जिन उम्मीदवारों ने टिकटें चाहिए थी उन्हें दरखास्तों पर आज उनके इंटरव्यूज़ भी हुए हैं। तो किस हद तक तैयारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन के लिए? इलेक्शन बड़ा करीब आ रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जलसे कर रहे हैं, लेकिन वही तनकीद, वही बयानिया किस हद तक कामयाब जा रहा है आपका? अच्छा, 3 सवाल आपने पूछे हैं। कराची के जी। इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, आज 3 डिस्ट्रिक्ट के इंटरव्यूज़ थे और कल भी 3 डिस्ट्रिक्ट के इंटरव्यूज़ हैं। और इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट रह जाएगा, उसको देखिए शाम में शेड्यूल किया जाता है। तो ये सूरत हाल है। बाकी जो है तैयारी अच्छी है, कैंडिडेट्स की तादाद काफ़ी है और जो बयानिया है चेयरमैन बिलावल का वो आवाम के सामने उन्होंने रखा हुआ है और वो चाहते हैं कि इस मुल्क में जो सियासत है वो उस तर्ज को बदला जाए और जिस तर्ज पे जो है अब तक सियासत होती रही है और आवाम से बात की जाए और जो हम चाह रहे हैं कि हम अपने आवाम से बात कर सकें वो हम कर रहे हैं। और आवाम के पास हम गए हैं, आज भी उन्होंने पेशावर के अंदर ख़वातीन का कन्वेंशन था, अपने मंशूर को पेश किया है कि ख़वातीन के लिए किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इक़दामात कर रही है सिंध में और इस तरह के हम तो पूरे फिर पाकिस्तान परेशानी में कैसी है? करेंगे। आपकी तैयारी तो भी ये ठीक बयानी है, आपकी तैयारी भी ठीक है, हमें क्यों बयानिया भी ठीक परेशानी जा रही है, होगी? लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो उन्हें शायद नून लीग से परेशानी है कि उनके सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं और उनके साथ कोई नहीं आ रहा। तनकीद तो यही हो रही है। देखिए, उनके सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, हमारे पास लोग जम हो रहे हैं। ठीक है। और हमने कभी भी किसी पार्टी के साथ मिल के इलेक्शन नहीं लड़ा है। हमने हमेशा बाद में जो है वो कहना चाहिए बात में लोग मिलाए हैं। कि वर्किंग रिलेशनशिप बनाई है। तो ये हम अपने तौर पर ही लड़ते हैं, अपने बयानिए पे लड़ते हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। रही बात जो परेशानी अब उनको है, क्योंकि शुरू में तो वो इसी पे चल रहे थे कि जिन्होंने भेजा था वो जो भेजा करते हैं उन्होंने भेजा था और अब हम आ गए तो सब कुछ तय है। वो जोश में कह गए थे कि मट्टी पाव पॉलिसी नहीं चलेगी, जिस पे फिर दोबारा जाना पड़ रहा था। अब उसको बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं, हम उसी पे हैं और हमारी कोई बात तय नहीं है।
तो हम तो मुतमईन खड़े हैं, क्योंकि हम एक ही बात पर यकीन रखते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवाम के सामने खड़े हैं, और जो लड़ रहे हैं और जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि अवाम की ताकत को ही ताकत समझा जाए, दूसरी ताकतों के वादे वईद पे जो है वो इलेक्शन ना लड़े जाए। ऐसे ही है, ऐसे ही। परवेज सिंधिया साहब, पहले तो बात की मियां नवाज शरीफ साहब ने कि उन्हें कोई इंतकाम नहीं चाहिए और ना ही वो कोई इंतकाम लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बात जो है वो कभी एहतसाब की हो रही है, कभी हिसाब किताब की हो रही है, तो ये मामला किस तरफ जा रहा है सर? बहुत शुक्रिया बलोच साहब। देखें, मियां मोहम्मद नवाज साहब ने जब अपनी वापसी पर तकरीर की थी ना, जिसको ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान ने सुना था, उस तकरीर में उन्होंने जो फरमाया था ना कि उनका जो बयानिया है वो कराची से शुरू होता है। उनका बयानिया जो कराची की ग्रीन लाइन है, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की आवाम की रोज़ी रोटी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान, पाकिस्तान की जीडीपी, डॉलर का नीचे आना, पेट्रोल सस्ता आना, ये बयानिया मियां मोहम्मद नवाज साहब ने दिया था उस तकरीर में। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आ रहे हैं, तो ये देखें, क्या पाकिस्तान के तमाम अदारे अपनी उन गलतियों का एतराफ़ नहीं कर रहे? क्या सुप्रीम कोर्ट 12 साल पुरानी जो आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे उनकी पिटीशन पे फैसला करने नहीं जा रही? जी। क्या अपने गलत किए हुए फैसलों को ठीक नहीं कर रहे हैं? कल लाहौर हाई कोर्ट ने भी उसी तरफ ये जो फैसला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, सॉरी, उस तरफ नहीं जा रहे? क्या जाने से पहले साबिक आर्मी चीफ अपने आखिरी तकरीर में ये नहीं कह के गए थे कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए थी, हमें सियासत में नहीं आना चाहिए था? तो मियां मोहम्मद नवाज साहब वो चीज़ें याद करवा रहे हैं, क्योंकि कौम जो है ना वो भूलने में काफ़ी अब आपका मतलब ये है कि मियां साहब ये चाह रहे हैं कि आज मुल्क जनरल बाजवा और जनरल फैज जो है वो कौम से माफ़ी मांगे, या जो उन्होंने किया था वो गलत था और तस्लीम करें? देखिए, ये तो जब मुतालबा करेंगे तो अभी तो उन्होंने कौम को याद करवा रहे हैं कि ये वो लोग हैं, बल्कि इससे पिछले भी जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने तो कारगिल की भी बात की है ना। ये जनरल बाजवा साहब की तो बात खाली नहीं पुकार रहे हैं, वो तो इससे पहले की बात कर रहे हैं कि जब उन्होंने कारगिल की जंग पे सिर्फ रोका था तो इसलिए उनको निकाला था या इसलिए उनको निकाला जाता है। तो वो ये याद दिला रहे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत के, जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें मईशत है, जिसमें बहुत सारे दूसरे मसाइल हैं, उसके जिम्मेदारान कौन है? ये कौम को याद दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि मियां साहब का ये राइट है, हक है। अगर हम कारगिल की बात करेंगे, अगर हम 93 की बात करेंगे, अगर हम फिर 2017-18 की बात करेंगे, तो फिर तो मामला यहीं पे रुक जाएगा ना। फिर आगे जो टास्क है मईशत का, मुल्क की तरक्की का, आवाम की तरक्की का, वो तो फिर रुक जाएगा। बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। वो तो अपने बयानियाँ दे चुके हैं कि हमारा बयानिया हो गई मुल्क की तरक्की, मुल्क की मैशियत, लेकिन ये साथ साथ चीज़ें चलनी चाहिए। आप देखें, मियां साहब को हाथ में कोई ऐसी चीज़ उठाकर बाहर तो नहीं निकल आए कि वो लड़ाई झगड़ा, वो तो सिर्फ कौम को बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं, ये वो करैक्टर हैं जो ये सब कुछ करते रहे हैं। और साथ में देखें, अगर वो सियालकोट चैम्बर में जा रहे हैं, लाहौर चैम्बर में जा रहे हैं, और उसके बाद अगला गुजरांवाला में जाएंगे, उससे अगले वो रावलपिंडी जाएंगे, तो साथ साथ ये काम भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान वापस आने से पहले, चाहे वो सऊदी अरब चाहे वो यूएई जाएँ, वो जाने से पहले जो अपनी दूसरी मशक है जिसके लिए अवाम है, जिसके लिए अवाम ने उनको बुलाया, जिसके लिए अवाम ने कहा जी कि आएँ हमें संभालें, हमारा हाल बहुत बुरा है, वो उसके साथ उनकी टीम बिल्कुल अपने उसी तरह काम कर रही है। उसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। चलें, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब केपी जलसे कर रहे हैं, पंजाब में भी जो है उनके वो कन्वेंशन हुए और सारा कुछ हो रहा है, तो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, आप सिंध में आपकी मेजॉरिटी है, आपका वोट बैंक भी है। पंजाब की सूरत क्या है? पंजाब में कुछ सीटें मिल पाएंगी आपको? क्या सूरत लग रही है? जी बिल्कुल, हमने थोड़ी सी तवज्जो NA 133 के बाई इलेक्शन पे दी थी, तो 5,500 से तकरीबन 32,313 पे गए थे। और अब अभी कल गुजरात में चेयरमैन वहाँ पे थे, कन्वेंशन था और माशाल्लाह अच्छा हुआ। और बस इसके बाद पंजाब को भी देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान में वाहिद पार्टी है जो बड़ी अच्छी तरह कैंपेन कर रही है। और आप फिर कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही आपको? लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम जलसे कर सकें। लेवल प्लेइंग फील्ड में बहुत सारी बातें हमने सामने रखी हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो यूनियन कमेटीज़ बनी हैं, जिसको नोटिफिकेशन के ज़रिए बनाई गई हैं, अब गांव चमकेंगे
क्या इसको देखना नहीं चाहिए कि इसमें सारे उन अफराद पे मुश्तमिल कमेटियाँ बनाई गई हैं जो कभी काउंसलर रह चुके हैं या काउंसलर के लिए खड़े हुए थे और उनके ज़रिए काम हो रहा है। उससे पहले वो ब्यूरोक्रेट जो करीब तरीन थे और रिश्तेदार भी कहीं ना कहीं से होते हैं, वो मिनिस्टर बने, सारे पार्टीज़ के गवर्नर लगे हुए हैं। तो ये सारी बातें अलग हैं, लेकिन इसकी तरफ हमें ज़रूर निशानदेही करनी चाहिए। लेकिन हम हारने वालों में नहीं है, अपनी बात करने में हम कर रहे हैं। जी जी। अदर सदीक साहब, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है सर, तो मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ की क्या तैयारी है? इंटर पार्टी इलेक्शन आपके चैलेंज हो चुके हैं और कल शायद कोई बड़ा फैसला भी आ जाए इलेक्शन कमीशन से, तो तैयार है तहरीक इंसाफ किसी भी किस्म के हालात का सामना करने के लिए? बहुत शुक्रिया। आपको पता तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनहा ये 16 सियासी जमातों से लड़ रही है, अदालतों से लड़ रही है, पुलिस से लड़ रही है, FIA से, नैब से और सबसे बढ़ के एस्टैब्लिशमेंट से। कौन है? और ये जो 85 से प्रोजेक्ट चले आ रहे हैं ना, ये जो बता रहे हैं पता नहीं कारगिल का क्या कर देंगे, जनरल बाजवा का क्या कर देंगे, वो खुदा रहा है यार। अब कौन बेवकूफ नहीं बनेगी? ये सिर्फ नारे लगाते हैं, नारे लगाने के बाद झाग की तरह बैठ जाते हैं। इन्होंने क्या करना है? पाकिस्तानी तारीख में जो तबाही और सत्यानाश पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथों हुआ है, अब कौम मजीद और क्या बर्दाश्त करेगी? तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने जो है वो सारी जमातें जो हैं वो मिलके पाकिस्तान को तबाह कर रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया। सन 9 मई जो है वो तहरीक इंसाफ का तो सारा सिर्फ 3 साल का पीरियड है, उसमें 2 साल तो कोरोना है। जी जी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तबाही की है? और भाई पिछले 40 साल से हुकूमत कौन करता है? पिछले 40 सालों से हुकूमतें करती है बाकी सियासी जमातें, और आज हम उठाकर उन्हीं को दोबारा फिर ला रहे हैं। हम वही कह रहे हैं कि वही प्रोजेक्ट चलेंगे, वही शक्लें होंगी, वही अमर। वो कई दफा कार्टून देखते हुए बंदा बार बार तंग आ जाता है, फिल्में भी बार बार देखे तंग आ जाता है। हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए। खुदारा अब बात इतनी है, मायूसी और नाउमीदी इतनी फैला दी है। यानी अगर ये पाकिस्तान में कोई जमहूरियत परवान चढ़ाना चाहते हैं, अगर ये चाहते कि पाकिस्तान में सिविल सुपरमेसी की बात हो, तो कहाँ खड़े हैं ये? 9 मई तो अब हुआ है ना, 9 मई से पहले कहाँ खड़े नहीं है? सारा के सारा तो 9 मई जो है वो कम छोटा वाकया है। मैं 9 मई से पहले की बात कर रहा हूँ। 9 मई को छोड़ दें आप, 9 मई से पहले बताएं मुझे आप। 9 मई से पहले प्रॉपर्टी फंडिंग में क्या हो रहा था? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? आप इतने केसेस हो गए थे इमरान खान के खिलाफ, क्या कर रहे थे? यानी शर्म से डूब मरने का मकाम है इनका। 9 मई तो अब की बात है यार, 9 मई से पहले का बताया मुझे। तो अब इलेक्शन नहीं करवाए, ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं। ना पंजाब का कराया, ना KP का कराया। यानी आज बैठ कर इंडिपेंडेंट जुडिशल पूरी दुनिया में बैठकर पूछ रहे, जग हसाई हो रही है इस मुल्क की। यानी अब अगर वाकई चलना चाहते हैं, अगर वाकई चलना चाहते हैं ना, सही हो रही है, अगर वाकई चलना चाहते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ आए, इस मुल्क को लेके आए। लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड की, कि तहरीक इंसाफ जो है वो कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रही है और पीपल पार्टी जो है वो कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रही है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ अपने तय लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है और पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं की जा रही, वो अपना होमवर्क कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं है कि उन्हें भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। परवेज़ संदीला साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप फरमाइएगा कि मियाँ साहब जो है वो एक एजेंडा लेके चल रहे हैं अपना, ठीक है, सियासी इत्तेहाद भी हो रहे हैं और पार्टियां भी जो है वो उनके साथ मिल रही हैं, लेकिन क्या कंफर्टेबल हैं? आपकी कैंपेन जो है वो ठीक जा रही है? बल्कि कैंपेन तो अभी आपकी शुरू नहीं हुई, कोई जलसा जुलूस नहीं हुआ, तो जो टास्क है आपका उसकी तरफ ठीक बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक बढ़ रहे हैं जी। देखें, ये मसाइल उनके होते हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं होता, ठीक है ना जी। जिन्होंने 9 मई किया होता है, जिन्होंने एक सूबे में 15 साल हुकूमत की होती है और आवाम को बताने के लिए उनके पास कुछ होता नहीं है, ये इस किस्म के शिकवे गिले वो करते हैं। और जिनके पास बताने के लिए अपनी कारकर्दगी हो, उनको आवाम में जाने से क्या डर है? किस बात का खौफ है? किस बात का ख़तरा है? जब आप आवाम में जाएंगे और आवाम बताएंगे कि जब 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो मुल्क में 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, दहशत गर्दी से मुल्क भरा पड़ा था, कराची में मोबाइल लेकर निकलना मुश्किल होता था, आप जाते मोटरसाइकिल पे थे और वापसी रक्शे पे आते थे।
और वो सब कुछ ठीक करने वाला लीडर जब अवाम में निकलेगा और ये अपने उनको कारनामे बताएगा तो उनको वोट देने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। हमें इसलिए इस किस्म का शोर शराबा नहीं करना, ना किसी पे इल्ज़ाम तराशी करनी है। देखिए, आप क्या बताएंगे अवाम को जाकर कि आपने जब 2018 में हुकूमत ली थी, डॉलर 100 का था, आपने 250 का कर दिया। क्या अवाम आपको बताएंगे 70 रुपये वाला पेट्रोल 200 रुपये कर दिया? क्या आप अवाम को बताएंगे कि आपने उस वक्त की सारी अपोजिशन जो है वो जेल में डाल दी थी? क्या आप अवाम को बताएंगे कि हमने इक़्तिदार लेने के लिए फौज पर हमला कर दिया था? ये चीजें बताएंगे। डॉलर क्या था? खुदारा यार मजाक बनाया हुआ है, कभी कुरान में सामने रख के सच बोला करें ये लोग। अपने वक्त पे बात करें। दौर में डॉलर क्या था? नहीं, उन्हें बात करने दें अदर साहब, उन्हें बात करने दें, मैं आपकी तरफ आऊंगा। वो बताएं जनरल परवेज मुशर्रफ का डॉलर क्या था? संदेला साहब आप बात करें। बताएं वो। सर, अदर सिद्दीक साहब का प्रॉब्लम ये है कि इनको पता है कि अगर ये बात सुनेंगे तो फिर इनके पास बात करने के लिए कुछ होगा नहीं। यही कुछ करना है अदर सिद्दीक साहब ने प्रोग्राम में, और इनके लीडर ने यही कुछ करना है इलेक्शन में कि उन्होंने पहले से शोर मचाना है ताकि जब इलेक्शन हो जाए तो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने सिर्फ इलेक्शन का माहौल खराब करना है, पहले से ऐसी चीजें करके करनी है। तो यही अदर सिद्दीक साहब ने करना है। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बारी पे, तो फिर आपको मौका मिलेगा, आप जवाब दे लीजिएगा। क्या 9 मई वाला वाकया आप लोगों ने नहीं करवाया? क्या 9 मई वाले वाकये से पहले इमरान खान साहब ये कह के नहीं गए थे जब मुझे लेकर जाए तो क्या करना है आपने? और अभी आप इस बात को शोर करें, जब आपकी बारी आएगा बात कीजिए। देखें जी, हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, अपनी कारकर्दगी के पर जाएंगे, अवाम के सामने अपनी कारकर्दगी रखेंगे। अवाम के सामने जो है वो नून लीग अपनी कारकर्दगी लेके जाएगी और उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई मसला नहीं है, वो लेके आएंगे इंशाल्लाह। साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि आप कंफर्टेबल हैं, आपकी जो कैंपेन चल रही है, जलसे भी हो रहे हैं, जुलूस भी हो रहे हैं, लेकिन आप फरमाती हैं कि यही सारा कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो फिर और क्या चाहिए पीपल पार्टी को कि आप कंफर्टेबल हों, आप कह सकें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? मैंने जिस तरफ इशारा करना था कर दिया कि ना ही हमारे पसंदीदा ब्यूरोक्रेट्स हमारे मिनिस्टर्स हैं, ना ही जो है हमारे लिए रेड कारपेट है कोई, ना ही एम्बेसडर आ रहा है, ना ही एक कन्विक्टेड को प्रोटेक्टेड बेल मिल रही है। जहाँ तक बात है तो कराची में किसी से भी पूछें तो वो आपको कराची की मेट्रो की खामियां बताएगा कि इलाकाई इंजीनियर्स नहीं लिए और कितने अरसे में पूरी हुई और क्या क्या वो खराबियां हैं उसमें। ठीक है। जब आप कराची के अमन की बात करेंगे तो आपको तमाम जमातें बताएंगी कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे और रेंजर्स का दायरा वसी होगा, पुलिसिंग के ज़रिए होगा। उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं की। कप्तान सीएम सिंध थे और उन्होंने ही किया। जहाँ तक बात है 15 साल की कारकर्दगी की, तो जी हम अपनी 15 साल की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सिर्फ सिंध में जिसने अपने सबसे ज्यादा सूबाई बिजली बनाई। जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि सिंध में जो है वो 15 साल आपने हम वाहिद सूबा हैं 18वीं तरमीम के बाद हम वाहिद सूबा हैं जिसने सूबे के लेवल पे सबसे ज़्यादा बिजली बनाई और इतनी बिजली बनाई कि नेशनल ग्रिड में भी जा रही है। उसमें किसी ने हमारी 15 साल आपने गवर्नमेंट ट्रांसमिशन लाइन है। आप बीच में नहीं बोला करें, मैं आपको सिर्फ एक नुक्ता दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक नुक्ता देने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ एक नुक्ता देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें सवाल है, सिर्फ इसी में सवाल मेरा ये है कि वो कह रहे हैं कि 15 साल आपने गवर्नमेंट की है सिंध में, तो ठीक है आपने सिंध में बड़ा काम किया, अवाम की फलाह बहबूद की। आप पंजाब में क्या लेके आ रहे हैं? आपने केपी के लिए क्या आपके पास बयानिया है? आपका बलूचिस्तान के लिए क्या पूछ रही हूँ कि सिंध में क्या दे रहे हैं? मैं भी इनसे यही पूछ रही हूँ कि इन्होंने सिंध में क्या किया। और मैंने बता दिया, ये अमन अमान का दावा कर रहे थे, अपनी मेट्रो का दावा कर रहे थे। मैंने इन्हें बताया कि 660 मेगावाट हम बिजली दे रहे हैं। जी, इस बिजली का ये जिक्र कर रहे हैं लोड शेडिंग का। 3 साल में एक बिजली घर लगता है और फिर वो 3 साल बाद बिजली पैदा करता है। जो आसिफ जरदारी साहब 80 मरतबा चाइना गए और फ्रेंड्स ऑफ जो है पाकिस्तान बनाए, ये सारे प्रोजेक्ट हमने लगाए थे जिसकी बिजली आपके दौर में पैदा हुई। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आप सी पैक है इसके सिग्नेटरी आसिफ अली जरदारी हैं। चाइना की वेबसाइट पे देख लें, जारी बात है। जरदारी साहब, ये भी देख लें, जरदारी साहब का जो है वो मुफाहमत का बादशाह भी कहा जाता है। आपने जरदारी साहब का नाम लिया तो मुझे ये याद आ गया। और सिंगापुर जो है, जरदारी साहब को मैं चाइना को लेकर, सिंगापुर से गवादर जब चाइना को दिया है उसके बाद जरदारी साहब सिग्नेटरी हैं। हमने अपने जमाने में ज़राअत की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की। और ये जो पीटीआई मैं सिर्फ एक नुक्ता आपसे आप 7 मार्च का आप डॉन उठाएं
3.75 एक्सपोर्ट थी और जब आप गए हैं इंपोर्ट डबल थी। आपके ज़माने में जो कर्जे लिए गए नून लीग के 5 साल, मेरे पास टाइम कम है मैम, मैं सिर्फ जो है वो साल में इतने अदर सिद्दीक साहब के पास जाना चाह रहा हूँ मैं अभी। और अभी जो हमने 16 महीने वो आपके जो मसाइल थे उन्हीं को ही साफ किया है, वरना हमें आने का शौक नहीं था 16 महीने। चलें अदर साहब, वो तो 16 महीने का हिसाब जो है वो तहरीक इंसाफ से मांग रहे हैं, बाकी जो तहरीक इंसाफ ने की गवर्नमेंट थी उनसे हिसाब मांगा जा रहा है। और जो 16 महीने में पीडीएम गवर्नमेंट थी वो कह रहे हैं कि हम तो वही गन सारा साफ किया जो तहरीक इंसाफ का सारा गन था, सारा कुछ किया था। तो आपके पास क्या बयानिया फिर रह जाता है इलेक्शन के लिए? अच्छा, वो बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, मैं वैसे ही तस्हीह के लिए बताता हूँ, ठीक है ना जी। और मुशर्रफ दौर में ना जो है ना 25 रुपए डॉलर था, और नवाज शरीफ का दौर में 40 रुपए डॉलर। आप अंदाजा लगाए आज पेट्रोल की कीमत को, मैं अपनी तरफ एक तरफ सोच के ना छोड़ दें आप, ये मजाक बनाया हुआ मुझे समझ में आई। 17 महीने ये थे ना तो ले आते पेट्रोल की कीमतें नीचे, नीचे क्यों लेके आए इन्होंने? तो आप अंदाजा लगाए, मैं इमरान खान के दौर की बात कर रहा हूँ कि वहां नवाज शरीफ के दौर के अंदर जब इसहाक डार थे तो सेल्स टैक्स ले गए थे 70% तक। इमरान खान के दौर में अपना सेल्स टैक्स तो 17% पे नॉर्मल आ गया था, कई जगहों पे 0 पे चला गया था। ये मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं इस हवाले से। और उस दौर में चीनी की कीमत जो रेगुलेट करने के हवाले से, गंदम की रेगुलेट करने के हवाले से, जो ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम है, फिर अस्पताल बने हैं, जो यानी आप खुदारा एक मोटरवे के नाम पर लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे, और मेट्रो ऑरेंज के नाम पे बेवकूफ में 350 रुपए गौम के गंद में डाल दिया आपने। मोटर तो आप ही इस्तेमाल करते हैं। कभी यहाँ पर मुझे बताइएगा, अगर ये इन्होंने ट्राम चलाई होती ना, या आप बुलेट ट्रेन चलाते तो इस मुल्क की किस्मत क्या थी? यहाँ वो एक मोटरवे, उसके बाद कितनी मोटरवे के जितने प्रोजेक्ट है उसमें क्रेडिट। अगर भाई आप भी तो ये काम कर सकते थे ना, आप भी तो ये काम कर सकते थे। आप देखे ना, अब आप बीआईटी बना पेशावर में जो है वो आप पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि जंगला बस है, फिर वही जंगला बस पेशावर में चलना शुरू हो गई, तो किसी एक तरफ रहे ना। आप सुन तो लें, आपको मैं चैलेंज करता हूं, जो पेशावर की बीआरटी ना वो सेल्फ सफिशिएंट प्रोजेक्ट है, यानी उसमें सूद आप बता दें कर्जे कितने दे रहे हैं, सूद कितना दे रहे हैं, या हम नुकसान में कितना है, जरा सोच के बात करें। और लाहौर की मेट्रो ऑरेंज में जरा हिसाब लगा के दीजिएगा, चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको। देखिए आप वाकई चाहते थे ना, मैंने जब 350 रुपया आपने जाया कर दिया इस कौम का, यही अपना मेट्रो बसें भी अगर चलाई होती, अगर आपने ट्राम भी चलाई होती, ये मुल्क आगे जाता। अब ये मैं बताऊं, सिर्फ सिंपल सी बात है, ये मेट्रो बना देना, ये बेवकूफ बना देना, हाँ इसमें कोई शक नहीं कि सीपैक का क्रेडिट जाता है जनाब आसफ अली जरदारी साहब को। आसफ अली जरदारी साहब के दौर में बहुत अच्छे काम, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल बड़ा सीधा सा है कि उस वक्त महंगे प्रोजेक्ट लगाए गए, बिजली के प्रोजेक्ट महंगे लगाए गए। अब ये बैठकर आपको पता है, डैम जो पानी के जो डैम है, 2 बड़े डैम, वो इमरान खान के दौर में बने। मैं इसी में अदर भाई, मैं इसी में जो है संदेला साहब को थोड़ा सा शामिल गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। संदेला साहब से ले लीजिएगा, मैं जी आप कर लें। उनकी 2 बातों का जवाब दे दूं। देखिए, अब जब आप नेशनल टीवी चैनल पे बैठते हैं ना, हमें बताना है कौम को कैसे आगे लेकर चलना है। ये झूठे नारे इशारे ना, आज बताएं कि इस मुल्क की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे, जो मुल्क की इंडस्ट्री जो इमरान खान साहब के दौर में कहां से कहां चलेगी, इंपोर्ट कम की। आप जरा सोचे तो सही इस बात को। आप अब जितना ब्रेन ड्रेन हो गया, जितना मुल्क से लोग बाहर निकल के आ गए, जितना तालीमी निजाम वहां बेहतर हुआ, मुसाफिर खाने, सर मेरे पास वक्त कम है, मैंने परवेज संदेला साहब से बात करनी है, मुझे जरा अलाउ कीजिएगा। परवेज संदेला साहब, मुझे ये बताइए कि आप जो एजेंडा लेके आ रहे हैं, मुल्क की मैशत जो है वो बड़ी ख़राब सूरत हाल में है, अमन अमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, तो नून लीग जो है वो कहाँ खड़ी है? क्या बाकी सियासी जमातों से मिलके, पीपल्स पार्टी बड़ी अहम जमात है, तहरीक इंसाफ भी जो है वो अहम जमात है, आप बाकी जमातों से तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या जो बड़ी स्टेक होल्डर है, जो बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, वो आपके साथ मिलने को तैयार है? जी, पहले तो मुझे ज़रा अगर हो सके तो अगले सेशन में आप ज़रा मेरे जो साथ में दोस्त बैठे हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि वो 5 हस्पताल जो इमरान खान के दौर में, उनका नाम, और 5 यूनिवर्सिटियों के नाम जो बनी हो गवर्नमेंट सेक्टर पे पूछ लीजिएगा, कोई ऐसे 2-4 और। लेकिन चलें, खैर आप पूछेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज साहब अभी तक हयात हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उनको 100 साल तक जिंदगी दे। सर ये क्या, ये देखें, मेरी बारी पे मैं आपकी बारी में बोलता हूँ, हाल क्या इतनी बातें आप करते हैं, मैंने बोला, जवाब दिया आपको, मुझे बात कर लेने दें प्लीज आप।
ऐसे ऐसे वो पंजाबी में जब कहते हैं आपकी झूठ बारी ना आई तो बोला आप किसी बात बात कीजिएगा, अदर साहब मुझे बात झूठ करने ना दें बोला प्लीज, करें, वो ऐसे कह ना रहे हैं कहें कि ना झूठ ना आप, बोला जैसे करें। वो प्रोग्राम का बातें टाइम कर रहे ना हैं, आप अगर लेते हैं ना मैं साबित लेता हो हूँ। जाए तो छोड़ देंगे, आप नून लीग को भाग जाएंगे। एक मैं मिनट छोड़ दूंगा नून लीग परवेज के साहब, परवेज 10 साहब यूनिवर्सिटियों के नाम और 5 अस्पतालों के नाम बताएं जो 100% पीटीआई ने बताएं, और हुक्म करें मेरे लिए आप। ऑफिसर देखें वो आपको मैं अदर उस साहब यहाँ एक पर मिनट, आपके बारे में कोई अदर बात साहब नहीं करना चाहता, बात तो फिर करने दें, मुझे अदर जरा साहब, प्लीज बात करने दें प्लीज। हाँ प्लीज बात करने दें, अदर बात भाई करने बात दें मुझे, करने दें। बाद में अपनी बारी पे मुझे जवाब दे दीजिएगा, बता दीजिएगा नाम। यूनिवर्सिटियां बनी है, चलो मैं एक आपके पास आता हूँ, अदर साहब आपके पास मैं आता हूँ, परवेज साहब आप बात करें। जी अच्छा, शैला रजा साहब मेरी बड़ी बहन भी हैं, और हम अल्लाह ताला की ज़ात इनको ज़िंदगी से दे, इनको फॉलो भी करते सुनते हैं। देखिए शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब और मियां मोहम्मद नवाज साहब ने एक चार्टर्ड और डेमोक्रेसी इंग्लैंड में एक पेपर साइन किया था। जी जी। आज के तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातों को वो पढ़ना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे आगे जाना है, सब कुछ लिखा हुआ उसमें, इसमें कोई शक नहीं। आसफ अली जरदारी साहब एक बिल्कुल सीनियर पॉलिटिशियन है, वो इस मुल्क को अभी भी देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जैसे ही कोई ऐसी बात करते हैं जो कि इस सियासी माहौल को ख़राब करती, तो वो टीवी पर आकर समझाते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सीख रहे हैं, आने वाले वक्त में वो चीज़ें नहीं करेंगे। उनको भी इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, और वो ये बड़ी अच्छी बात है, पूरी कौम आसफ अली जरदारी साहब के टीवी पे आके इंटरव्यू देने को अप्रिशिएट करती है कि यही तकाजा है इस वक्त कि अगर नवाज साहब कह रहे हैं लंदन में बैठ के, यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि अगर मुझे हुकूमत मिली, 2/3 अक्सरियत भी मिली, तो मैं तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलूंगा, इत्तेहादी हुकूमत बनाऊंगा, कोई भी एक जमात चले मैम शाला, ना हो सके। मैम शाला मेरे पास वक्त कम है, शाला साहब आप फरमाइएगा, कोई नया सीओडी हो सकता है, शाला साहब कोई नया सीओडी हो सकता है। कहना चाहती हूँ, मुझे हैरानी है कि एक सीखते हुए आदमी को सीखने की उम्र हमेशा होती है, लेकिन यंगेस्ट आदमी ने बेहतरीन सिफारतकारी की है। और मैं ये कहना चाहती हूँ अजहर साहब से, 79 बिलियन का मकरूज था केपी, 10 साल में आपने 1000 बिलियन का कर दिया। कोई एक प्रोजेक्ट क्या लगाते, एहतिसाब का अदारा 88 करोड़ लगा के बंद कर दिया। जो भी आपने प्रोजेक्ट लगाए, और नथिया गली हाउसिंग स्कीम, पीडो, ये सब में नैप चली गई। और देखें हमें बड़ा संजीदगी से बात करनी है, मईशत पे आप बात नहीं किया करें। आपके वजीर खजाना ने कहा था कि 3 साल 8 महीने कोई पॉलिसी नहीं थी, एक के बाद एक तजर्बा करते थे। आपने कहा कि हमें पता था कि हम जाने वाले हैं, इसलिए हमने मईशत पे बारूदी सुरंगे बिछा दी। आप लोग की तरफ से ऐसे बयानात आए जिसकी वजह से आज आप मुश्किल में हैं। आपने कहा कि IMF से मायदा हो जाए तो केपी और पंजाब को हम कहेंगे कि वो IMF के मायदे पे अमल न करे। आप लोग ने कहा कि हमें पता था कि हम जा रहे हैं, तो हमने पेट्रोल पे सब्सिडी देनी शुरू कर दी, पेट्रोल पे सब्सिडी देनी शुरू कर दी, और बिजली की मद में जो मायदे हुए थे उसमें भी सब्सिडी दी। IMF के मायदे में था कि ये नहीं देनी है। ये सारे कबाड़े आपने किए, ये सारे कबाड़े आपने किए। इसकी वजह से सारी पार्टीज जिन्हें आपके साथ बिठाया गया था वो आपसे बेजार हो गई और उन्होंने आपको छोड़ दिया। मुझे जवाब देने दें, उसको ठीक किया, उसको भुगता, और आज तक उसके आफ्टर शॉक मुझे जवाब लेने दें, मुझे जवाब लेने दें। अदर साहब फरमाइएगा, ये तो रिकॉर्ड की बातें कर रही है मैम शाला रज़ा। और देखिए मैं बताऊं आपको, मसला ये है, किसी ने कहा था कि पीर को पर नहीं लगे तो लगा देते हैं। हमने तो बना लिया है कि सियासत में झूठ बोलना। आप फैक्ट एंड फिगर के साथ सामने रखकर बात करें तो फिर बताएं। आपको किसी ने कहा कि मैं तो आपके वजीर खजाना की बातें बता रही हूँ, आपके वजीर दाखिला की बातें बता रही हूँ, किसी और की तो नहीं बता रही। सुन ले मैं जवाब देता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त पेशावर BRT की तारीफ हो रही है, सेल्फ सफिशिएंट प्रोजेक्ट है। बिजली के स्टेशन नंबर 26, 16 और इन सब में फॉल्ट था, और वो स्विमिंग पूल बन जाती थी, बड़े मसाइल आ रहे थे, वो आपने बड़े उसमें गलतियां की, लेकिन बहरहाल क्योंकि आप लोगों का अच्छा वक्त था। चलें, थैंक यू मैम शाला रज़ा, बहुत शुक्रिया। परवेज संदेला साहब आपका बहुत शुक्रिया। अदर सदीक साहब बहुत शुक्रिया आपका। वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक पे जाना है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मुल्क के लिए अगर सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं, मिसाक जमहूरियत हो, मिसाक मैशत हो, जो भी हो, लेकिन अवाम के लिए सब इकट्ठी हो जाएं। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जब हम ब्रेक के लिए के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर, दहशतगर्दी की सूरत हाल पर, और जो अमरीकी असला पकड़ा गया है उस पर बात करेंगे कि आखिर ये असला कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और इसके पीछे है कौन। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स पे कि सानिया 9 मई के मुकदमात जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेंगे। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। और फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल, दहशतगर्दी की सूरत हाल, और आज
तुर्कम बॉर्डर पे जो है वो अमरीकी असला पकड़ा गया है, उस पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार अहमद खान साहब, उनसे बात करने जा रहे हैं। सर बताइएगा कि एक तो मिलिट्री कोर्ट्स का आज बड़ा अहम फैसला आया है, सानिया 9 मई के मुकदमा जो है मिलिट्री कोर्ट में चलेंगे, ये फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, इस पर क्या कमेंट करेंगे? ये एक तो आई थिंक खुश आइंद है। इसमें पहले भी देखें चीज़ें 1950 से चल रही थी और एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस के तहत मिलिट्री कोर्ट्स कायम की जाती हैं। मैं एक मिसाल दे रहा था कि अगर कल जिस तरह दहशतगर्दी का वाक़या इसमें 27 दहशतगर्द मारे गए, अगर 6-7 जिंदा पकड़े जाते जी तो जी, कहाँ पे ट्रायल होता? ऐसे साफ ज़ाहिर है यही सवाल आज उठाया, कोर्ट्स। यही सवाल उठाया गया आज जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, और इसमें एक और आई थिंक फैक्टर है जो टाइम्स लोग समझते हैं शायद कम अदलिया को करें, सिस्टम हमारे बहुत पुराने हैं। जो ब्रिटिश कॉमन लॉ है ये 1880 का, जिसके तहत ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और इवन आई थिंक आपकी गवर्नमेंट चलती है। तो अभी आप 21st सेंचुरी की तीसरी दहाई में हैं, तो इसका मतलब है कि काफ़ी सारी चीज़ें, कानून शहादत है, फिर सोशल मीडिया है, इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके आपने आगे चलना है। तो आई थिंक पुराने लॉज के तहत नहीं चल सकता। दूसरा ये था कि ये आई थिंक जो लोग लेके गए थे कोर्ट्स में वो बदनीति पे ही मबनी था, बेसिकली टू गेट रिलीफ, जो 9 मई को असॉल्ट किया स्टेट पे। तो जी उस लिहाज से आई थिंक उनको भी बहुत बड़ी शिकस्त है, और स्पेशली टेररिस्ट जो थे उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया था, टीटीपी ने भी, अफगानिस्तान, इंडिया ने, कि जी अभी तो हमें खुली छूट मिल गई है और हम जो मर्जी करेंगे तो कोर्ट से भी रिलीफ मिल जाएगा। सो आई थिंक एक लिहाज से तो ये बड़े अच्छा आई थिंक फैसला है, और इससे फोर्सेस का मोराल भी बिल्कुल जो है इंशाल्लाह वो मेंटेन बिल्कुल रहेगा। ऐसा ही है सर कि जारी बात है, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले हुए हैं उस पर मिलिट्री कोर्ट ही ट्रायल होगा। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि कल DI खान का वाक़या आपके सामने है और इसमें अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और आज सोने पे सुहागा ये कि जो पाकिस्तान के खदशात थे, जो पाकिस्तान के पास सबूत है, वो हमेशा दुनिया के सामने पेश करता रहता है पाकिस्तान, और आज तुर्कम बॉर्डर पे वो अमरीकी साख्ता असला जो है वो भी पकड़ा गया है जो पाकिस्तान लाया जा रहा था। तो क्या कहेंगे? हमारे एक तरफ तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी जानों पर खेल कर पाक वतन का दिफा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान जिसे हमने हमेशा उसका साथ दिया, हमें उसको इस्तेकाम की बात की, अफ़गानियों को पनाह दी, तो अफगानिस्तान के लिए क्या ये बायस शर्म बात नहीं है कि वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहा जिस तरह उसे करना चाहिए था? आई थिंक एक तो मुनाफिकत है, दूसरा ये छोटे भाई बड़े भाई वाला जो है ना, ये वन साइडेड नहीं हो जी सकता कि छोटा भाई बड़े भाई को तंग करता रहे, उसके घर को आग लगाए, लड़ाई करे, और बड़ा भाई सिर्फ इसलिए कि जी छोटा भाई इसको। आई थिंक अभी एक तो स्टेट का डिसीजन है कि वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टेट, जी और इंशाल्लाह इस तरीके से डील किया 1 to 1 होगा। दूसरा मतलब ऐसा हम अफगानी अवाम के खिलाफ भी नहीं है, ना किसी रजीम के खिलाफ। बात यह है कि ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से 2 बड़ी ऑक्यूपेशन हुई, उसके दौरान 5 दफा रजीम, तो एक अनस्टेबल कंट्री। और पीछे चले 300 साल में 60 जंगें हुई हैं अफगानिस्तान, उसका मतलब है कि हर 5 साल बाद एक लड़ाई। तो एक ठीक, तो ये नॉर्मल जोन नहीं है, एक शटर जोन है जियोग्राफिकली और हिस्टोरिकली। और आपने इसको डे टू डे बेसिस में, हमेशा कहता हूँ जी कि इसकी इवन बड़ी मुश्किल है कि लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी बने, आपने डे टू डे एडजस्ट करना है। बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट आई है पिछले 30-40 साल में, उन्होंने टेररिज्म को एज ए लीवरेज यूज किया है, और प्रॉब्ली एक ही लीवर है अफगानिस्तान के पास कि टेररिज्म करवा दे या कनाइवस कर लें किसी हॉस्टाइल पावर के साथ। अभी जो आई थिंक डिसीजंस हुए हैं उसमें एक तो रिपेट्रिएशन है जिसकी बहुत ज्यादा तकलीफ है। मैं हैरान हूं तो कि इस्लामिक गवर्नमेंट और अपने लोग अपने घरों को आ रहे हैं, इनको तकलीफ है कि जी ये सारा लोड और आज बाकी वही उठाएं। अमरीकी सख्त असला पकड़ा गया जिसे पाकिस्तान कह रहा था बार जी बार के। एग्जैक्टली, जी हाँ। और इस पे भी आई थिंक बड़ी मुनाफिकत है, इनके जो सुप्रीम लीडर है इनकी बड़ी हम इज्जत करते हैं, उनका फतवा है, फिर 2 अकॉर्ड में कमिटमेंट है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप इस तरह तो नहीं जिंदा रह सकते या सरवाइव कर सकते कि आप कहें कुछ और करें कुछ। दूसरा रीजनली भी बहुत प्रेशर आया, अभी मॉस्को फॉर्मेट एक हुआ था काजान में 30 सितंबर को इस साल, जी जी उसमें रशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान बड़ी छांटी की, मुत्तकी साहब की, पाकिस्तान भी था कि जी आप ये टेररिज्म की फैक्ट्रियां बांध के, बिकॉज अभी आई थिंक पिछले हफ्ते भी रिपोर्ट आई थी कि इंटरनेशनल हब बनता जा रहा है टेररिज्म का। तो ऐसे चल नहीं सकती, आपने सर्वाइव करना है। आफ्टर ऑल सिर्फ तालिबान तो नहीं है वहां पे, तो 2.5 करोड़ तो अवाम है, ब्रिगेडियर उनका साहब सर्वाइवल का मसला है, ब्रीफली मुझे इकोनॉमी है। बताइएगा कि अभी जो सूरत चल रही है इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्या पाकिस्तान ये भी आज जैसे कि फॉरेन ऑफिस ने भी डिमांड दिया, अफगानिस्तान के सफ़ीर को बुलाया गया नज़र मुर को, तो क्या पाकिस्तान इंटरनेशनली भी जा सकता है? जो इदारे हैं इंटरनेशनली वहाँ पे भी डोर नॉक कर सकता है जो अफगानिस्तान हमारे साथ कर रहा है? जी एग्जैक्टली, देखें रीजनल बेसिस पे तो हो चुका, आगे फिर इंटरनेशनल फोरम्स हैं, यूएन है, टेररिस्ट वॉच डॉग्स हैं, और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी है। आई थिंक अमेरिका में भी अभी चीफ गए इन चीज़ों पे बातचीत हो रही है, बिकॉज इट कांट बी अलाउड
दूसरा ये है कि अफगानिस्तान ने सरवाइव करना है, इसमें पाकिस्तान के पास 6-7 बड़े लीवरेजेस हैं जो हमेशा पॉजिटिवली हम यूज करते रहे। जी जी अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, फिर ये अफगान रिफ्यूजीज हैं, उसके अलावा वहाँ पे जो कमोडिटीज है, स्पेशली जो फूड है, उसके जो फूड ग्रेन मेन 50% पाकिस्तान से जाता है। और पाकिस्तान ने कभी स्टॉप, कोविड तक में हमने दरवाजे खोले थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आई थिंक विल टेकन फॉर ग्रांटेड कि आपको एक स्पेस मिल जाएगी या आप आके दोबारा अर्स्टवाइल फाटा जो पुराने चलें सर, अभी थैंक यू बगैर मेन साहब। डिस्ट्रिक्ट है वक्त उसमें की कमी करेंगे। है, वक्त ख़त्म हो गया। ये बड़ा लंबा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात सिर्फ इतनी सी है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि बस अब काफ़ी हो गया। जो गैर कानूनी है वो अपने वतन वापस जाएंगे, और दहशत गर्दी जो है वो हर किस्म की दहशत गर्दी है वो काबिल कबूल नहीं होगी। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।